ओम प्यारे बच्चों, आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्स यानी NMMS की वीडियो डालने जा रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन उसके करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस डाले थे, दूसरी वीडियो में हमने 20 डाले थे। आज कोशिश है 30 क्वेश्चन उससे अगले करने जा रहे हैं और ये मेरा लगभग विश्वास है जो इससे तैयारी करेगा वो इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने में ये पूरी मदद करेंगी और वो उसको प्राप्त कर ही लेगा। तो ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 31 से करते हैं, पार्ट 3 है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले उसको देखें, फिर यहाँ पार्ट 3 को देखें, करें, अच्छी तैयारी होगी। वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें चाहिए वर्ग वर्ग बनाना हो, मान ले कोई वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति, तो वर्ग नहीं, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे मान लो ये ग्राफ खींचना है तो इसमें एक कोई बिंदु दिखाना है, तो उसमें जैसे 1 2 इधर 1, ये x एक्सिस है इसका, ये y एक्सिस है इसका। तो एक तो x की वैल्यू वजह से 2 दे दी और y की वैल्यू जैसे 1 दे दी, ये बिंदु आ गया। जब x और y दोनों की जो वैल्यू हो दे रखी होगी तो ही हम बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी x और y निर्देशांक इसमें चाहिए। तो क्वेश्चन लिखता हूं, उसके साथ में ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। x और y दोनों की वैल्यू होगी तो हम किसी बिंदु को निर्देशित कर सकते हैं। वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें चाहिए, निर्धारित करने के लिए हमें चाहिए। तो इसमें लिख रखा है कोई भी बिंदु अगर दिखाना है तो उसमें x का निर्देशांक भी चाहिए अगर y का भी। तो इसमें ऑप्शन दे रखी है, ए x निर्देशांक और बी दे रखा है y निर्देशांक। और इसमें सी दे रखा है x निर्देशांक एवं y निर्देशांक दोनों हो। और इसमें डी दे रखा है साथ में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने पहले ग्राफ बना के दिखाया था, जब x और y दोनों की वैल्यू दे रखी हो ना तो ही किसी बिंदु को खींच सकते हैं। तो ये सी इसका उत्तर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है, जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करें, जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं एक दूसरे को, उसे कहते हैं
उसको क्या कहते हैं। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये काट के दोनों यहां, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या के बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए है मध्य बिंदु, दूसरा है बी मूल बिंदु, तीसरा है ऑप्शन इसमें अंतः बिंदु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मूल बिंदु। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों के संबंध को जानने के लिए किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों को जानने के लिए के संबंध को, विभिन्न भागों के संबंध को जानने के लिए, संबंध को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इसमें दंडालेख, रेखा आलेख, दंड आलेख, रेखा आलेख। सी है आयत चित्र वृत्त आलेख, आयत चित्र वृत्त आलेख। अब इसमें किसी चीज की संपूर्णता दिखाने के लिए सबसे पहले दंड आलेख में दिखाया जाता है आलेख दंड से, लेकिन आपस का जो सही संबंध जो दिखाया जाता है वो वृत्त आलेख से दिखाया जाता है। इतने प्रतिशत मान लो हॉकी खेलने वाले हैं, इतने प्रतिशत जो हैं वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, इस तरह से अलग अलग दे देना उनकी प्रतिशत, उनका हम केंद्रीय कोण निकाल के उसको वृत्त आलेख इसके द्वारा दिखा सकते हैं संपूर्ण रूप से। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34, तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या दी है 100A 10C, 100A प्लस 10C प्लस B को सामान्य रूप में लिखा जाएगा, को सामान्य रूप में लिखा जाएगा। लिखा जाएगा, सामान्य रूप में लिखा जाएगा। तो ए इसका ऑप्शन है ए बी सी, फिर बी ए सी, ए बी सी, बी है बी ए सी, और सी इसका ऑप्शन है ए सी बी,
और डी ऑप्शन है इसका सी ए बी। जब इस तरह का सवाल आ जाए 3 अंकों की संख्या ऐसे लिख सकते, उसका सामान्य रूप क्या होगा, तो ये देख लेंगे। पहले ए है, फिर सी है, फिर बी है, ए सी बी इसमें है, तो ये इसका सामान्य रूप होगा सी। इस तरह से जो इसमें वेरिएबल दे रखे हैं, जो इनकी कीमत बदल सकती है, जिनकी वैल्यू बदल सकती है, उनको देख लेंगे। ए सी बी है, इसी रूप में यहां पर देखेंगे, जहां मिल जाए वो इसका सामान्य रूप होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में ए तथा बी अक्षरों के मान होंगे। निम्न में ए तथा बी अक्षरों के मान होंगे। मान होंगे, क्या मान होंगे ये बताने हैं। क्या दे रखा है, 2 ए बी और फिर लिख रखा जमा ए बी और यहां 1, और साथ में फिर इसका नीचे भी आंसर दे रखा है 8 1 और बी, यहां बी आ जाना चाहिए। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिखते हैं हम। ए दे रखा है 5 7, बी दे रखा है 4 7, ये दे रखा है 7 4 और डी दे रखा है 7 5। अब इसको रख के देखते हैं। जैसे हमने यहां ए की जगह 5 रखा, बी की जगह 7 रखा, ये 1, बी की जगह तो हमने 7 रखा था, यहाँ 5 रखा, ये तो आ गया 8, लेकिन यहाँ 2 आ गया 12, यानी ये नहीं हो सकता, 1 आना चाहिए। दूसरा हम ट्राई करते हैं 4 7 को, 2 ए की जगह 4, बी की जगह 7, अब यहाँ जमा का है, ए की जगह 4, बी की जगह 7, ये 1 है, जोड़ो 7 4 11 6 1 7, ये बी बी आ गया, यूं का यूं बी 7 है, यानी ये इसका उत्तर है। ए 4 बी 7, यहाँ ए 4 बी 7, ये यूं का यूं 8 आ गया इससे, और ए बी की वैल्यू धरी थी 7 4 11, ये 1 भी आ गया, एक असल लग गया, तो ए की जगह 4 रखा, 2 और 4 6 6 और एक असल लग गया था 7, 7 क्या है बी है, बी 7 लिया था हमने, यानी ये बिल्कुल ठीक आंसर है। इस तरीके से ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में ए तथा बी के मान होंगे। निम्न में ए तथा बी के मान होंगे। ए और बी के मान होंगे, देखते हैं क्या दे रखा है, ए बी और ये गुणा दे रखा है 6, ये दे रखा है ए बी गुणा करना है 6 से, अब उत्तर आना चाहिए बी बी बी। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन लिख रखा है 1 2 3 और 4, ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4, ये ऑप्शंस हैं। 36वां, ये ऑप्शन है, ए और बी दोनों के मान दे रखे हैं, दूसरे के लिखे गए 4 7 7 4 4 7 7 4 7 5 5 7 7 5
और 5 7 रख के देखते हैं। ए बी की जगह, ए की जगह क्या है 7, ये 4 रखेंगे। ए की जगह 4 है, बी की जगह 7 है, 6 से करेंगे, 6 से 42। अब बी की जगह है क्या 7, लेकिन यहाँ गुणा कराया तो 2 आ गया, आना चाहिए था बी, यानी 7 ही आना चाहिए था, यानी ये नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं 7 और 4। ए की जगह 7, बी की जगह 4, 6 से गुणा कराया, 6 चौक 24, बिल्कुल बी ही आ गया ये। 2 असल 6 से 42 और 2 44, सारे बी 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 आ गए, क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, यानी ये जो दूसरा है ये इसका आंसर है। ये कर भी देते हैं। 7 ए है, 4 बी है, 6 से गुणा किया, 6 चौक 24, 2 असल, 6 से 42 और 2 44, सारे बी आ गए। बी कितना था 4, तो 4 4 4 बी बी बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन 37 में है, तीन अंकों की संख्या तीन अंकों की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। इसमें लिख रखा है 24, और ये इसकी जगह लिख दिया x, 9 से विभाज्य है, 9 से भाग होती है जो, 9 से विभाज्य है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा, ए ऑप्शन दिया इसमें, 1 बी दिया, 2 सी दिया, 3 डी दिया, 4। अब देखो 9 से वो संख्या भाग होती है जिसके अंकों का जोड़ 9 से भाग होता हो। जैसे इसने लिखा हमने 2 और 4 6, अगर यहाँ 3 लिख दें तो 6 और 3 9, 9 9 से भाग हो जाएगा, यानी जो संख्या दे रखे हैं उसके अंकों का योग कर लो, और वो 9 से भाग होना चाहिए। तो 9 से भाग होने के लिए 2 और 4 6, 3 चाहिए हमें, 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 से भाग हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया 3। अब है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न क्रम में अगली संख्या होगी, निम्न क्रम में अगली संख्या होगी, अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। संख्या लिखते हैं 1 2 3 5, 1 2 3 5 8 13, और इससे आगे क्या आएगा ये बताना है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस लिख के। ए ऑप्शन इसका दिया 15 20 21, 15 20, सी दिया इसका 21, और डी दिया इसमें 22। ये है। अब इसको चेक करते हैं,
इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, फिर दो का हो गया। तो ये इस तरह से सीधा तो हल होगा नहीं। इन दो का अंतर लिखेंगे, एक, एक के आगे कुछ नहीं है, तो इसका और इसका अंतर भी आ गया एक। यहां अब इन दोनों को जोड़ देंगे, एक और एक दो, अब इन दोनों का अंतर आ गया देखो दो। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, एक और दो तीन, तो इसका और इसका अंतर आ गया तीन। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दो और तीन पांच, इसका और इसका अंतर आ गया पांच। अब पांच और तीन आठ, इसका अगली संख्या का अंतर होना चाहिए आठ, यानी 21। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। इस तरह से इसको हल करना है। तो ये जो खाली जगह है इस तरह से निकाल लेंगे। एक इसमें कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, तो एक, ये अगला अंतर भी एक, अब एक और एक जोड़ दिया दो, इसमें दो का अंतर हो गया। अब दो और एक जोड़ दिया, इसका अगले का अंतर हो गया तीन, अब तीन और दो पांच, इस अगले का अंतर आ गया पांच, पांच और तीन आठ, तो आठ, अगले का अंतर आठ होना चाहिए, तेरह और आठ 21, यानी ये इसका 21 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल करना है। ऐसे हल कर देंगे, 21 इसका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 करते हैं। एक संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है। एक संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है, कि योगफल की तिगुनी है। वह संख्या है, वह संख्या है, वो संख्या क्या है? ऑप्शन ए दिया 45, 36, 45, 36, 27 और 35, ये दे दी। अब देखो इनके अंकों का योग करो, अपने अंकों की योगफल की तिगुनी। अंकों का योग आ गया 9, 4 और 5 9, 9 पंजे 45, 3 गुणा नहीं है, 3 और 6 9, 9 चौक 36। अब 2 और 7 9, 9 तिया 27, यानी उसका योगफल है उससे तिगुनी है, तिगुनी दिया है हुई, फिर ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष, और उसके पुत्र की 14 वर्ष। पुत्र की आयु 14 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु, जब पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या था? क्या अनुपात था? अब इसकी ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। 42 12, 12 42, सी ऑप्शन है इसका
3 10 10 3। अब देखो, वर्तमान आयु 42 है, इसकी 14 है। 2 साल पहले, 2 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी? 42 का, 2 साल पहले ये था 40 का। और 2 साल पहले बेटे की आयु कितनी थी? 12। यानी जब इसकी 12 थी तो इसका पिताजी था 40 का। क्योंकि ये 14 का है, ये 42 का है, तो ये 2 साल घट गए तो 40 हो गया, ये 2 घट गए, ये 12 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है। 4 से कट गया 10 पे, 4 से कट गया 3 पे, यानी 10:3, यानी ये डी इसका आंसर है। इस तरह से ये हल हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। निम्न बॉक्स में संख्या आएगी, निम्न बॉक्स में संख्या आएगी। बॉक्स दे रखे हैं, उनमें कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ए ऑप्शन है, पहले बॉक्स बना देते हैं। 14 21 6, 14/21 6, और यहां बना रखा है बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर बताना क्या आएगी। अब देखो हमने क्या किया, इसको हल करते हैं। 14/21 बराबर है 6, जो बॉक्स है उसको x मान लिया। क मान लो, x मान लो, कुछ मान लो। अब आर पार गुणा करते हैं, इसमें इसकी इससे गुणा करते हैं, 14 गुणा x, इसकी इससे करते हैं 6 गुणा 21। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 14 इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में, यानी बटे में हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से 1 कट गया, 2 तिया 6, x बराबर 3 गुणा 3, यानी 9 आ गया। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। तो जो ऑप्शन है उसमें जो 9 है, ये इस तरह से हल हो जाएगा। इसको देख लें और ऑप्शन में हम निशान लगा देंगे। 7 8 9 10 दे रखे हैं ऑप्शन। 7 8 9 और डी दे रखा है 10। हल किया था, हल आपने देखा, 9 उत्तर आया था, तो 9 को निशान लगा देंगे। जहीर ने 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है 42वां। जहीर ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक छोटी पेटी को बाहर से पेंट किया। माप वाली पेटी को बाहर से पेंट किया, बाहर। अब उसके 6 फलक होते हैं, 6 फेस। पेटी हो ना, जैसे जूते का कोई डिब्बा है जिसमें जूते आते हैं, एक फलक ऊपर, एक नीचे, और चारों तरफ 4, तो 6 फलक होते हैं। उसको पेंट किया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पेंट कर रखा है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, यदि उसने तल के अतिरिक्त, तल यानी उसके नीचे, नीचे नीचे उसने पेंट नहीं किया, सभी जगह से पेंट किया हो, तो सभी जगह पेंट किया हो, तो तल को छोड़कर सभी जगह पेंट किया, उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया? तो उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, ये पूछा है।
कितना क्षेत्रफल उसने पेंट किया। अब देखो 6 फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ये एक ये एक ये एक ये, 6 फलक हो गए। नीचे नीचे पेंट नहीं किया, यानी एक फलक छोड़ दिया। अब अगर मान लो इस नीचे वाले की, अगर हम कमरा मान लो, कमरा एक डिब्बा ही है, नीचे अगर व्हाइट वॉश करनी है, सफेदी करनी है, तो चारों दीवारों पर होगी और छत पर होगी, नीचे नहीं करेंगे बस। अब नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कुल क्षेत्रफल में से लंबाई गुणा चौड़ाई घटा देंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये पूरा हो गया, नीचे ऊपर चारों फलक, 6 के 6 फलक पर अगर पेंट करना, लेकिन नीचे नहीं कर रखा तली में, तो वो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको घटा देंगे। अब मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो 2L हो गया 1, B हो गया 2, प्लस B यानी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई 2, ये 1.5 है, 1.5 से गुणा कर देंगे, प्लस ऊंचाई 1.5 है और गुणा L यानी लंबाई, ये गुणा 1। अब लंबाई गुणा चौड़ाई 1 गुणा 2, ये घटा देंगे, अब ये आएगा 2, 2 एकम 2, 1.5 को 2 से करेंगे तो 3, 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5, माइनस 2 एकम 2, 2 और 3 5, और ये 1.5 6.5, माइनस 2, 6.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13.00 कट जाएगी, माइनस 2, 13 में से 2 गई 11 मीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। निचले भाग को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो उसने पेंट किया, तो उसने 11 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के ऊपर पेंट कर दिया। तो इस तरीके से इसको करेंगे। ऑप्शन दे रखे, ए 3 मीटर स्क्वायर, बी 11 मीटर स्क्वायर, सी है 13 मीटर स्क्वायर, और डी है 4.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बी, आंसर आ गया। इस तरह से 42 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बहुलक के 20 फलक हैं तथा 12 शीर्ष हैं। एक बहुलक के 20 फलक तथा 12 शीर्ष हैं। 20 फलक तथा 12 शीर्ष हैं। उसके किनारे कितने होंगे? कितने होंगे? अब देखो, हमें पता है, फार्मूला ध्यान होना चाहिए। फार्मूला होता है F जमा V बराबर है E जमा 2। F फेसिस यानी फलक, V वर्टिसेस यानी शीर्ष, और E ये इसके क्या होंगे? एजिज यानी किनारे। किनारे पूछे हैं। अब F फलक की कीमत दे रखी है 20, शीर्ष की कीमत दे रखी है 12, E जमा
2, ये आ गया 32, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, 32 माइनस 2 बराबर ई, यानी ई बराबर आ गया 30। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, पहले भी लिखवाया था ये फार्मूला, एफ प्लस वी, एफ यानी इसके फेसिस यानी फलक, और वी यानी वर्टिसिस यानी इसके शीर्ष, ई यानी एजिज यानी इसके किनारे, प्लस 2, ये फार्मूला होता है। जो दे रखा हो रख दो, जो निकालना हो अपने आप निकल आएगा। ई बराबर 30 आ गया। तो अब इसके ऑप्शंस लिख देते हैं। ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन दिया 32, सी ऑप्शन दिया मान लो 36, और डी ऑप्शन दिया यानी 39। तो इसमें आंसर आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 44। चौवालीसवां क्वेश्चन है इसका। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। एक चतुर्भुज आकार के खेत दे रखा, खेत का विकर्ण 24 मीटर है। खेत का विकर्ण 24 मीटर है। फिर इसके बाद इसने दिया दो शेष सम्मुख शीर्ष से उसके विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 और 13 मीटर हैं। दो शेष सम्मुख शीर्ष से, दो शेष सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर व 13 मीटर हैं। ये दे रखा है। खेत का क्षेत्रफल होगा, खेत का क्षेत्रफल होगा अब चित्र बना लेते हैं। मान ले कोई चतुर्भुजाकार की ये आकृति है, ये इसका विकर्ण दे रखा है 24 मीटर। इस शीर्ष से, ये शेष शीर्ष है, इससे 8 मीटर का लंब डाल दिया, और इस शीर्ष से जो लंब डाला उसकी लंबाई इन्होंने दी 13 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम देखो ऊपर वाली त्रिभुज का निकालते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, फिर नीचे वाली का 1/2 आधार, तो देखो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ऊपर वाली त्रिभुज का, इसका मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार तो 24 है, और ऊंचाई आएगी इसकी ये लंब यानी 8, प्लस अब नीचे वाले का 1/2 आधार तो वही 24 है, और इसकी ऊंचाई ये होगी 13। इसको निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। 2 से काटा तो ये आ गया 12, 12 8 96, 2 से काटा जो आ गया 12, 12 गुणा 13 यानी 156, जोड़ दें 6 6 12, 9 5 14 1 15, 2 इतने मीटर
स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया इस खेत का। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं। ए 248 वर्ग मीटर, बी 252 वर्ग मीटर, सी दे रखा है 250 वर्ग मीटर और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब ये देखिए हमने निकाला है वो जो कितना आया 252 आ गया, यानी ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से जो हल किया है ये ध्यान से देख लेंगे, इस तरीके से हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 252। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 44 में आपने देख लिया ऊपर नीचे जो त्रिभुज बनती है उनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। वह कौन सी दो अंकों की संख्या है जिसके अंक पलटने से दो अंकों की वह संख्या जिसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या को उसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या को उसमें जोड़ने पर उसी संख्या से भाग देने पर उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। ये सवाल है। अब देखो मान लो संख्या है 11, पलट दो, इसने पलटने के बाद भी 11, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया, दो अंकों की संख्या 11, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या उसमें जोड़ने पर अंक पलट कर जोड़ दिया, 22 आ गया। उसी संख्या से भाग देने पर, यानी इसको 11 से भाग दें, 11 दूनी 22, तो शेषफल शून्य बचता है, यानी वह संख्या क्या होगी 11 होगी। इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। ए इसने दिया 17, 19, 11 और डी जो है 13। तो इसमें आंसर है ये। देखो 17 9 उलट देंगे 71 हो गया, 71 जोड़ेंगे तो ये 88 आ जाएगा, 88 17 से भाग नहीं होता। 19 को पलट देंगे 91 हो गया, 110 आया, 110 19 से भाग नहीं होता। 13 31 44 आ गया, 44 भी 13 से भाग नहीं होता। केवल 11 है ऐसी संख्या जो इसको पूरी रूप से लागू करती है। तो इसका उत्तर क्या आ गया 11। अब है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46, 998 वर्ग का मान होगा, 998 इसका वर्ग का मान होगा। क्या मान होगा? चाहे तो इसको इसी से गुणा करके देख सकते हैं। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिखते हैं। पहले इसको करके ही दिखा देते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 998 को 1000 घटा 2 इसका वर्ग, फार्मूला बन गया यो a घटा b की 2, ये फार्मूला होता है a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab।
ये फार्मूला होता है। ए की दो यानी 1000 की दो, जमा बी की दो यानी 2 की दो, घटा 2, ए है 1000 और बी है 2। 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो 1 के बाद 6 जीरो आ जाएंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 दूनी 4, 4000 ये। अब इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें से 4000 घटा दिया, ये उत्तर आ जाएगा 400699। तो ए ऑप्शन है इसका ये। हल करना आपको आ गया होगा, किस तरह से हल करना है, ऐसे करना है, इसको देख भी सकते हैं आप वीडियो में। अब ऑप्शन इसका दे रखा है बी, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका 996104, और डी ऑप्शन इसका है 995124। अभी आपने देखा ये आंसर निकला था। अब है क्वेश्चन नंबर 47। 47वां क्वेश्चन करते हैं। ए बटे बी गुणा सी बटे डी बराबर 1 दे रखा है, तो क्या होगा। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए बटे सी का व्युत्क्रम बी बटे डी, ए बटे बी का व्युत्क्रम सी बटे डी, ए बटे बी नहीं, ए बटे सी लिख रखा है, ए बटे सी, और ये बी बटे डी। बी ऑप्शन ए डी का व्युत्क्रम बी सी, ए डी का व्युत्क्रम बी सी, और सी दे रखा है ए बटे बी का व्युत्क्रम बी बटे ए बटे बी का सी बटे डी, ये दे रखा है। और डी दे रखा है इसका ए सी का व्युत्क्रम बी डी, ए सी का व्युत्क्रम बी डी, ये दे रखा है। अब देखो, व्युत्क्रम होता है जिसके गुणा करने से एक आ जाए। ए बी को किससे गुणा कर रखा है, सी बटे डी, यानी ए बी का व्युत्क्रम क्या है, सी बटे डी, ए बटे बी का व्युत्क्रम सी बटे डी, तो ये एक आ रहा है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए बटे बी का व्युत्क्रम सी बटे डी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। अड़तालीसवां क्वेश्चन है। संख्या दे रखी है और बिंदु दर्शाए गए हैं, उन बिंदुओं में b का मान बताना है कितना है। b किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दिखाता है। अड़तालीसवां है, दिखाते हैं नंबर लाइन। बिंदु b दर्शाता है, यहां लिखना है बिंदु b दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये लाइन दिखाई पहले, बीच में यहां 0 है, इधर यहां -1 है, इधर ये 1 है, और इसके 4 भाग कर रखे हैं बराबर बराबर, ये चौथा। और पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये ए लिख रखा है, ये बी लिख रखा है, ये सी। अब देखो कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं
एक अंक के अंदर, यानी 0 से 1 एक अंक हो गया ये, फिर 1 से 2 वो दूसरा, उसके कितने भाग कर रखे हैं, 0 से 1 के बीच में कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग है। और बी कौन सा भाग है, देखो 0 से देखेंगे 1 2 2 भाग, बी जितना भाग है उसको लिखते हैं ऊपर, और 0 से 1 को जितने भागों में बांटा गया है एक अंक को, वो है 4, वो लिखते हैं बटे में। जो पूछा गया है जो बिंदु, पहले तो उसके देखते हैं कितने भाग हो गए, 2 भाग हैं, में एक पूरे इसके 0 से 1 तक के 4 भाग हैं, 0 से बी तक 2 भाग हैं, और टोटल भाग हैं 4, टोटल तो नीचे, और उस बिंदु को दिखाने वाले जितने भाग है वो ऊपर लिखा जाता है। अब 2 से 1 कट गया, 1/2 भाग देंगे तो 0.5 भी उसका है, 1/2 भी उसका है, यानी ये बी की कीमत है। अब ऑप्शन देखते हैं और उसमें निशान लगाते हैं इसको। 48 में का ऑप्शन है ए 1/2, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है 2, और डी है 1। तो ये किसको दिखाता है, बी बिंदु 1/2 को दिखाता है, 2/4 था ना, कट गया 1/2 आ गया। ये 48 क्वेश्चन हो जाते हैं, करते हम 49वां क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 49, वह प्रत्येक परिमेय संख्या 0 से 1 के बीच होगी, वह प्रत्येक परिमेय संख्या 0 से 1 के बीच होगी। जिसमें देखो 0 है, जैसे मान लो 0, अब 1 से छोटी क्या होगी, जैसे 1/5। अगर 0 से 1 के 5 भाग हैं तो 1/5, 2/5, जिसमें ये ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अगर 5/5 आ जाए तो ये अंश और हर बराबर हो गए, 1 आ गया, लेकिन इसके बीच की निकालनी है, ठीक है, यानी ये 5 शामिल नहीं होगा, ये 0 शामिल नहीं होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा, 3/5, जैसे 4/5, और भी कोई संख्या ले सकते हैं, यानी हर बार जो अंश है वो हर से छोटा होगा, तो ये इसका आंसर है, यानी अंश छोटा होगा हर से। ऑप्शन देखते हैं, 49 की पहली ऑप्शन है अंश बराबर हर लिख रखा है, तो अंश बराबर हर होगा तो वो तो 1 आ जाएगा, जैसे 5/5। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अंश छोटा होगा हर से। तीसरा ऑप्शन है इसका, तीसरा ऑप्शन अंश हर से बड़ा हो, और डी ऑप्शन है हर 2 हो। देखो अंश छोटा होना चाहिए जब 0 और 1 के बीच में आएगा, ये इसका आंसर है। 50वां क्वेश्चन है, पांच भाग, यहां खाली जगह दी है, बराबर है पूर्णांक नहीं है। जो उत्तर आए ना वो पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो ए ऑप्शन दिया -1, बी ऑप्शन दिया 5, सी दिया 0, और डी ऑप्शन दिया -5। देखो अगर 0/5 हो तो उत्तर आएगा 0,
और अगर वो 5/0 भाग है, यहाँ 0 लिख दिया हमने, यानी 5/0 नीचे 0 होंगे तो हम उसको निकाल नहीं सकते, वो पूर्णांक क्या आएगा ही नहीं, अनिश्चित होता है, वो निकाल नहीं सकते, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया ये। वैसे तो 5 को -5 से कर दिया तो -1 होगा, वो भी पूर्णांक नहीं है, -1 से कर दिया वो भी, लेकिन 0 से अगर करेंगे ना तो वो निकाल नहीं सकते, वो निश्चित नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 51। इस चीज का ध्यान रखना है, बटे में 0 हो तो उसको निकाल नहीं सकते, वो अनिश्चित होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक तराजू दी है, यहां लिखा है x का मान होगा, x का मान क्या होगा, क्या मान होगा x का। एक तराजू दी है, इधर एक पलड़ा दिया और इस पलड़े के अंदर 4 गेंदें ही बना रखी हैं और 2 लिख रखे हैं x। एक पलड़ा इधर है और इसके अंदर भी इसी तरह से गेंदें बना रखी हैं ये, बारह गेंदें बना रखी हैं इस तरह से, ये 12 और इधर 4 हैं, तो x का मान निकालना है, यानी ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, बराबर हैं तो ये जितना भार इसमें है उतना इसमें होना चाहिए था। 4 तो गेंदे हैं, 4 तो हट गई, 12 थी 4 गई तो कितनी रहेगी इसमें फालतू 8, वो 8 जो है इन 2 x के बराबर है, जो 8, 4 तो इसमें भी है 4 इसमें भी, बराबर गेंदे हैं, इसमें 12 दे रखी हैं, ये 4 है, 4 से 4 तो हटेगी 8 रहेगी, 8 वो किसके बराबर होंगी 2x के, यानी 2x के बराबर 8, x के बराबर 1x के बराबर होगी 4, यानी 4 गेंदों का भार 1x के बराबर है, जब जाके दोनों पलड़े एक जैसे होंगे। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 8, 14, 4 और डी है 11, तो ये इसके बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में किस समीकरण दे रखी है, किस समीकरण में x बराबर 0 नहीं है, ये पूछ रखे है x बराबर 0 किस में नहीं है। अब ये समीकरण जो है वो लिखते हैं हम, उसके बाद बताते हैं इसमें कि किस में x बराबर 0 नहीं आता। लिखते हैं ऑप्शंस इसकी, x, ए ऑप्शन है x -1/2 बराबर -1/2, सी है x +2 बराबर 2, बी ऑप्शन है इसका 2x -2 बराबर है -2, डी ऑप्शन है इसका x +1/2 -1/2। अब देखो ये -1/2 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये एक माइनस का 1/2 एक प्लस का, दोनों कट जाएंगे, x बराबर 0 आ जाएगा। अब ये -2 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2x बराबर 0, x बराबर भी 0 आ जाएगा। अब x बराबर ये 2 है, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 0, ये भी x बराबर 0 आएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, -1/2 और -1/2 -1 आ जाएगा,
यानी ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है। जैसे देखो पहला है ना, x माइनस 1/2 बराबर माइनस, तो x माइनस 1/2 था, ये इधर गया, ये प्लस का हो गया, दोनों कट गए आपस में, तो 0 आ गया। सारों में ऐसा ही हो जाएगा, केवल जो d है इसमें ये इधर भी -1/2 है, ये भी उधर जाकर -1/2 हो जाएगा, तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, -1 आंसर आएगा, यानी x बराबर 0 नहीं आएगा, तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे आसानी से सीख जाएं और मेरिट के अंदर आ जाएं। 3m बराबर है 5m, ये दे रखा है 3m बराबर है 5m। समीकरण को हल करने पर m का मान होगा, समीकरण को हल करने पर m का मान होगा। क्या मान होगा ये बताना है। देखो 3m बराबर 5m दे रखे हैं, 3m 5m रहना गया माइनस का, न्यून कुछ नहीं रहा 0, -2m बराबर 0, m बराबर है 0, तो m का मान क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से ये -2 0 के बटे हुआ तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ 2 से ये गुणा में है, उधर 2 -2 से भाग होगा तो फिर भी 0 को किसी से भाग कर लो 0 ही आएगा, तो इस तरीके से 0 मान आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 0 ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर है। ए 2m 0, बी दे रखा है 0, सी ऑप्शन दे रखा है इसका 3/5 और 15, ये 3/5 दे दिया और डी दे दिया, ऑप्शन इसका 15, तो इसका 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, उस बहुभुज का नाम क्या है, उस बहुभुज का नाम क्या है, बहुभुज का नाम क्या है। जिसके विकर्णों की संख्या 0 होती है, जिसके विकर्णों की संख्या 0 होती है। देखो एक त्रिभुज बनाई हमने, एक चतुर्भुज बनाई, विकर्ण होते हैं सम्मुख जो शीर्ष है उनको मिला दें, यानी इसके 2 विकर्ण है, इसमें मिलाओ, इसको इससे मिलाओ यदि हो, इससे मिलाओ यदि, या लाइन ये लाइन आऊंगी, विकर्ण नहीं खींचे जा सकते, यानी त्रिभुज के अंदर विकर्ण नहीं होते। 2 अपोजिट यानी सम्मुख जो शीर्ष है उनको मिलाने से विकर्ण बनता है। इसका एक तो शीर्ष ये है, एक ये, अगर इसको मिलाएंगे तो यह रेखा आएगी, इसको मिलाएं तो यह रेखा आएगी, इसको मिलाएं तो यह रेखा आएगी। कोशिन मिलाने वो भुजाएं हैं, विकर्ण खींचे नहीं जा सकता, इनमें खींचे जा सकते, यानी ऐसी आकृति त्रिभुज है जिसके अंदर एक भी विकर्ण नहीं होता। ऑप्शन में त्रिभुज को हम निशान लगा देंगे, ए ऑप्शन है हमारा अष्टभुज वृत्त त्रिभुज, अष्टभुज, बी है वृत्त, सी है त्रिभुज और डी दे रखा है, इसमें कुछ भी लिख लें, डी तो शंकु। तो त्रिभुज है जिसकी एक भी विकर्ण की संख्या नहीं होती, यानी विकर्ण 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन समबाहुभुज नहीं है, निम्न में से कौन
सम बहुभुज नहीं है। ए समद्विबाहु त्रिभुज। बी है समचतुर्भुज वर्ग सम चतुर्भुज। सी है वर्ग और डी ऑप्शन इसका है समपंचभुज। अब सवाल को समझेंगे फिर करते हैं। सम बहुभुज नहीं है। सम माने बराबर, बहुभुज माने जिसकी भुजाएं दो से ज्यादा हों, सम बहुभुज। अब सबसे छोटा बहुभुज तो त्रिभुज ही बनती है, यानी इसलिए कहा दो से ज्यादा। सबसे छोटा जो बहुभुज है वो त्रिभुज है, जिसमें ज्यादा भुजाएं हैं, यानी 3 भुजाएं हैं, फिर 4 आड़ा 5 आड़ा। अब इसमें लिख रखा समद्विबाहु त्रिभुज। केवल 2 भुजा बराबर हैं। सम माने बराबर, द्वि माने 2। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 2 बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। अब सम चतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज हो गया। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम पंचभुज, सम इसकी 5 भुजाएं बराबर हो, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर, इसमें सारी भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये होगा सम बहुभुज नहीं है, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं हो वो सम बहुभुज नहीं है। सम माने बराबर, बहुभुज यानी जिसकी भुजाएं सारी बराबर हो। तो इसमें सारी बराबर नहीं है, इसने पूछा कौन सी में सारी बराबर नहीं होगी, यानी ए इसका समद्विबाहु त्रिभुज इसका ऑप्शन इसका उत्तर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 ध्यान से अगर जो सीखेगा तो वो जरूर स्कॉलरशिप लेगा, पक्की बात है ये। इसी तरह के सवाल आते हैं, अगर आप इनको कर गए अच्छी तरह सीख करके तो ये निश्चित मानिए कि आप वो इनाम आसानी से जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। निम्न में से किसके कोणों का योग 360 अंश है। बनाता हूं। ए त्रिभुज बनाई, ये कोण और ये बढ़ा दिया, ये दोनों कोण। देखो ये तो हो गया 180। ये दो कोण, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। अगर तीनों कोण से अलग 180 होता तो 360 हो जाता है, यानी ये नहीं है। बी ऑप्शन। चतुर्भुज बनाई, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये 360 होगा, लेकिन ये आगे भी दे दिया यहाँ पे, यानी ये 360 से ज्यादा होगा। सी ऑप्शन। ये दो समानांतर भुजाएं दे दी और ये इस तरीके से ये दो समानांतर भुजाएं दे दी इधर भी। तो कोण ये और कोण ये, इधर ये वाला कोण और इधर ये वाला कोण, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब देखो इसमें चारों भुजाओं का ये इसके बराबर है, यानी इसके बराबर ये है, ये और ये एकांतर कोण होता।
ये बराबर है, यानी ये कोण यहाँ आ जाता तो ये 180 हो जाता, और ये कोण ये अगर यहाँ आ जाए तो ये संगत कोण हो जाती है, ये भी दोनों बराबर, ये भी 180 हो जाते, यानी इन चारों कोणों का योग 360 है, यानी ये इसका ऑप्शन आंसर है। डी दे रखा है में 60 भुज, 60 भुज का तो ज्यादा होगा, सम 60 भुज, इसके कोणों का माप ज्यादा होगा, 720 अंश होगा इसके कोणों का माप, तो 6 का। तो इसके कोणों का मान 360 होगा, इसलिए सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। ऑप्शन डी, ए ऑप्शन, दो भुजाएं व 3 कोण दिए हों, दो भुजा व 3 कोण दिए हों। बी ऑप्शन है, दो भुजा और 2 कोण दिए हों, दो भुजा व 2 कोण दिए हों। तीसरा है, एक भुजा व 4 कोण दिए हों। डी, डी दिया, चारों कोण दिए हों। अब देखो, एक भुजा दे दी और इस पर दोनों कोण दे दिए, मान लो ये कोण दिया, ये कोण दिया, एक भुजा और दे दी, यहाँ 3 कोण दे रखे, इस पर कोण दिया, ये इसको काट जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगी। एक भुजा दी, 2 कोण दे रखे इस पर, ये बना दिए, ये आएगी। अब तीसरी भुजा भी दे रखी, मतलब दूसरी भुजा भी दे रखी, वो काट ली हमने, यहाँ पर आई, इसके ऊपर कोण और दे रखा है, तो इस कोण से मिलकर ये चतुर्भुज बन सकती है। बाकी अगर किसी से भी बनाओगे, 2 भुजा और 2 कोण दिए हैं, तो भुजा यह होगी, एक कोण यो एक यो, मान लो एक यो एक यो, या दूसरी भुजा काट दी, लेकिन इस पर कोण नहीं दे रखा तो चतुर्भुज नहीं बनेगी। और एक भुजा 4 कोण दिए, बिल्कुल नहीं, चारों कोण दे रखे हैं जब भी नहीं, यानी किससे बन सकती है, 2 भुजा और 3 कोण दिए हों। अब है क्वेश्चन नंबर 58। जैसे लंबाई को फुट व इंच में, क्वेश्चन 58, लंबाई को फुट व इंच में, वजन को क्विंटल या किलोग्राम में, उसी प्रकार क्षेत्रफल को मापते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रफल को मापते हैं। ऑप्शन दे रखी है, ए ऑप्शन दी। अब देखो, लंबाई को फुट में मापेंगे, इंच में, वजन को क्विंटल में या किलोग्राम में माप देंगे, क्षेत्रफल को किस में मापेंगे ये बताना है। क्या लिखा पहले, मीटर में। क्षेत्रफल मीटर में नहीं होता, वर्ग मीटर में तो हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर में हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल है। फिर है घन में, घन में नहीं,
ये तो आयतन निकल सकता है घन में, ये है वर्ग में, और फिर दे रखा डी फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में तो वर्ग के अंदर वर्ग आएगा, जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, उस तरह से क्षेत्रफल निकलता है। तो वर्ग में निकालते हैं क्षेत्रफल को। अब है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, कोई संख्या वर्ग संख्या कहलाती है जब वह कोई संख्या वर्ग संख्या कहलाती है जब वह खाली स्थान संख्या का वर्ग हो। ऑप्शन है ए पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, बी है परिमेय संख्या, सी है, सी ऑप्शन दिया है अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, डी है प्राकृत संख्या। ये दे रखा है। अब देखो कोई संख्या वर्ग होगी, पूर्ण संख्या में जीरो भी आवे, जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो एक वर्ग संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या ये भी हो सकती है जैसे 1/2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 आ गया, तो वो भी वर्ग संख्या नहीं बनी पूरी। अपरिमेय भी नहीं होती, अपरिमेय में तो नीचे जीरो भी हो सके। प्राकृत संख्या है 1 से लेके आगे तक, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये सारी की सारी वर्ग संख्याएं हैं। इसलिए किसका वर्ग करेंगे जब वर्ग संख्या आएगी, प्राकृत संख्या का जब वर्ग होगा तो वो संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। होती तो पूर्ण संख्या में भी है लेकिन जीरो का नहीं होता, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या है बस। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने से हमें पूर्ण वर्ग ही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्यापक रूप से हम कह सकते हैं दो वर्ग संख्या, व्यापक रूप से हम कह सकते हैं, व्यापक रूप से हम कह सकते हैं दो वर्ग संख्याओं, दो वर्ग संख्याएं दे दी कोई, n और n+1, दो ये संख्याएं दे दी के बीच संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, के बीच संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है, ये बताना है। इसको हल करेंगे पहले, उसके बाद ऑप्शन लिख के उसको निशान लगाएंगे। दो वर्ग संख्या दे दी n और n+1 यानी लगातार हैं, n में ही एक जोड़ा है जैसे 2 और 3, 7 में एक जोड़ दिया तो 8, दो संख्याएं ले ली हमने। मान लो एक संख्या 4 है और एक संख्या है 5, इसका वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग तो, और 5 का वर्ग ये 16, बीच में और था यहां आ जाएगा 25। अब इनके बीच में जितनी भी संख्या होंगी ना वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, कहां से शुरू होंगी, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसी तरह एक संख्या n दे रखी है, n मान लो 4, जैसे n का वर्ग और फिर n+1 का वर्ग, दोनों का वर्ग निकाल लेते हैं और उनको आपस में, जैसे इसमें से 25 में से 16 को घटा दिया, 9 आ गया, 9 जो आया उसमें से 1 घटा दो, उतनी संख्याएं होंगी। यानी दोनों के वर्गों को आपस में घटा दें, फिर उसमें से 1 घटा दें, उत्तर आ जाएगा। उतनी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। हमने गिन के भी देख लिया, 8 है ये, ठीक है। तो दोनों 25 घटा 16, 9 आएगी, उसमें से 1 घटा देंगे। उसी तरह इनका भी वर्ग करेंगे। पहले n+1 का वर्ग कराया, उसमें से n का वर्ग घटा दिया। खोलेंगे a+b की 2, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये 2n आ गया, -n², ये कट गया। n कितना आ गया? 2n+1। अब जैसे यहां आया था वर्गों को घटाने से 9, 9 में से 1 घटा दिया, उत्तर आ गया। तो इसमें से भी 1 घटा देंगे, 1 से 1 कट गया, उत्तर आएगा 2n। तो दो संख्याएं दे रखी है, दोनों का वर्ग निकाल लो, आपस में घटा दो, फिर उसमें से 1 घटा दो, उतनी संख्याएं होंगी बीच में जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जिस तरह पता चलता है ये पूर्ण वर्ग नहीं है दो वर्गों के बीच में। n और n+1 यानी उस n से अगली ये संख्या हो, कोई भी दो संख्याएं ले लो, दोनों वर्ग को घटा दो, फिर 1 घटा दो, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2n आ जाएगा। इसको देख लें ध्यान से। अब इसके ऑप्शन लिखते हैं और 2n को निशान लगा देते हैं। ए ऑप्शन है इसका 2n, बी ऑप्शन है इसका n, सी ऑप्शन इसका n/2 और डी ऑप्शन है इसका 2। तो हमें पता चल गया है 2n। हल भी कर लेंगे, तो इसमें जो हल किया था वो दोबारा कर देता हूं, नहीं तो n+1 का वर्ग घटा n का वर्ग, इसको खोल लेंगे, n की 2 जमा 1 जमा 2n, इसको खोल लेंगे तो n की 2 से n की 2 क्या आ गया, 2n जमा 1, इसमें से 1 घटाना है 2n, ये उत्तर आ गया, ये निशान लगा दिया, ये इसका हल है, इस सवाल का हल है। कोई भी दो संख्या जैसे 8 और 9 कर दी, 8 व 9, तो 9 का वर्ग घटा 8 का वर्ग, 81 घटा 64, यानी आएगा 17, 1 घटा दो। इनके बीच में 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। इस तरीके से कोई चाहे यूं n के रूप में आ जाए, चाहे संख्या के रूप में आ जाए, और ऐसे आ जाए। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरीके का दें, दोनों वर्ग आपस में घटा देंगे, फिर 1 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो 2n इसका आंसर है। इस तरह से हमने आज 31 से लेके 60 तक 30 क्वेश्चन किए हैं। कृपया बहुत ध्यान से सीखें, आसानी से आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ले आएंगे। इति ओम ओम सम।